हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसी धुआंधार वीडियो कराने वाला हूं जहां से पेपर के दिन 8 फरवरी को डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपको छपे मिल जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैंने एसएसटी के प्रत्येक सिलेबस के हर क्वेश्चन को इस वीडियो में सेलेक्ट किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन पेपर के वक्त आपसे छूटे ना। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे। एनसीईआरटी टू द पॉइंट भी मैं आपको बताने वाला हूं। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराऊंगा उन क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी जहां से पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए यह वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी। संपूर्ण जानकारी के साथ आपको हर चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में लोग या किसान पुराने परंपरागत औजारों का इस्तेमाल करते हैं। और आदिम निर्वाह कृषि में आपका स्थानांतरित कृषि भी आ जाता है, चलवासी पशुचारण भी इन्हीं में आ जाता है, ठीक है ना। और आपको ये भी बता दूं, स्थानांतरित कृषि जो होती है इसको झूम खेती भी उत्तर भारत में बोलते हैं, ठीक है ना। और विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, अभी मैं आपको बता दूंगा। और इसको कर्तन दहन खेती के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यह वनों को काटकर जलाई जाती है ना। वन जहां पर होते हैं उनको काटकर उनको जलाकर जो राख बचती है, जलाई हुई राख बचती है, वो उर्वरक का काम करती है ना। इसको कर्तन दहन भी बोलते हैं, झूम खेती भी बोलते हैं। और चलवासी पशुचारण क्या होता है? जो चरवाहे लोग होते हैं वे अपने पशुओं के साथ भोजन की तलाश में, घास की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, है ना। उसको चलवासी पशुचारण बोलते हैं। ये आदिम निर्वाह कृषि के प्रकार हो जाएंगे। राइट आंसर आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए गहन निर्वाह कृषि क्या है, मिश्रित कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि क्या है। यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन 1-2 पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं 1 या 2 नंबर आपके यहीं पर पक्के करना चाहता हूँ। चलिए एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। कृषि के प्रकार, एक तो निर्वाह कृषि होती है, दूसरी होती है वाणिज्यिक कृषि। अब देखो निर्वाह कृषि जो है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक गहन निर्वाह कृषि और एक आपकी पशुचारण कृषि। और जो निर्वाह कृषि होती है इसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। और देखो यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि है ना, इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में संयुक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल है गहन निर्वाह कृषि की, ठीक है ना। और ये सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। और आदिम निर्वाह कृषि के 2 प्रकार हैं, एक स्थानांतरित कृषि, दूसरा चलवासी पशुचारण। यहीं से अभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जो पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद मैंने आपको बताया स्थानांतरित कृषि, इसको समझ लेना उपयोगी है क्योंकि पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। मक्का, रतालू, आलू और कसावा को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और यह खेती वन वाले क्षेत्र में की जाती है। अमेजन बेसिन के जो सघन वन क्षेत्र हैं उनको काटकर जलाकर खेती की जाती है, ठीक। और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में यह खेती प्रचलित है। यहाँ पर इतना समझो, फिर मैं आगे बात करूंगा। स्थानांतरित कृषि के नाम, झूमिंग बोलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, रोका बोलते हैं ब्राजील में, लादांग बोलते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया में। ये इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। इम्पोर्टेंट है, पेपर में आपके एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। उसके बाद चलवासी पशुचारण मैंने आपको बता दिया, ये चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां, है ना, ये जानवर इनके साथ रहते हैं। पर क्वेश्चन मिलान वाला भी पेपर में पूछ सकता है। मैंने आपको स्थानांतरित कृषि के बारे में बताया, यह खेती सघन वन वाले क्षेत्र में की जाती है।
एका थर्ड के साथ। एका थर्ड आपका सिर्फ दूसरे में दिया गया। इस प्रकार से आप पेपर के वक्त क्वेश्चन फटाक से सोल्व कर लोगे। और मैं क्वेश्चन करा दूं झूम खेती से भी। यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा, झूम खेती घुमत्तू है क्योंकि स्थान बदल कर की जाती है, जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है यह खेती। ठीक। और स्थानांतरित कृषि से बहुत क्वेश्चन आते हैं, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है, तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में प्रचलित है, कर्तन दहन के नाम से भी इसी को ही जानते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको चलवासी पशुचारण के बारे में भी बताया, जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, उसे चलवासी बोलते हैं। फिर मैंने आपको स्थानांतरित कृषि के नाम भी बताए, ठीक है ना। मिल्पा कहाँ बोला जाता है? मैक्सिको और उत्तर अमेरिका में इसको मिल्पा बोलते हैं। भारत में इसको झूम बोलते हैं या झूमिंग बोलते हैं। मैक्सिको में इसको क्या बोलते हैं? मिल्पा बोलते हैं। ब्राजील में इसको क्या बोलते हैं? रोका। ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं। मलेशिया में इसे लादांग बोलते हैं। मलेशिया में इसे लादांग के नाम से जानते हैं। अब देखो क्वेश्चन जैसे है मिल्पा, रोका, लादांग, ये क्या है? ये स्थानांतरित कृषि के नाम है। और चीरू क्या है? चीरू एक विलुप्त प्रजाति का नाम है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में आपके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, उस क्वेश्चन से जुड़े हुए क्वेश्चन। जितने भी नए लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, पेपर के लिए आपके पास बिल्कुल कम टाइम है। अगर आप लोग 5 से 6 दिन में एसएसटी को कंप्लीट करना चाहते हो, 60 नंबर की पूरी तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपसे कहूँगा यह नोट्स आप लोग ले लो जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट 60 नंबर का मटेरियल मिल जाएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी पेडागोजी भी आपको मिलेगी। और इन नोट्स में पूछे गए सभी वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, वो भी 2011 से अब तक के। अलग से कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा। इन नोट्स में आपको पूरा मटेरियल मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आपकी आंखों के सामने है। आप लोग आंखों से देखो और आंखों से पढ़ो, ठीक है ना। मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष आपके सामने कर दिया है। अब आपको लेने कैसे हैं? इनका प्राइस 199 रुपये है नोट्स का। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग ले सकते हो। पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाएगा। मैं आपसे डायरेक्ट कॉल पर बात कर लूँगा। नंबर आपके सामने है 9696400597। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों और मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। वहाँ रहने वाले लोगों में महान कल्पना शक्ति थी। वहाँ लोग उस क्षेत्र से प्रवासित हुए थे जहाँ वनस्पति बहुत समृद्ध थी। लोग उन चीज़ों की कल्पना करते थे जो उनके पास नहीं थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, सहारा एक समय में कभी हरा भरा मैदान भी हुआ करता था, क्योंकि सहारा की गुफाओं से जो चित्र मिले हैं उसमें नदियों के चित्र हैं, मगरमच्छों के हैं, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरी जैसे जानवरों के हैं। तो इस आधार पे इतिहासकार कहते हैं कि ये पहले एक काल में ये हरा भरा मैदान था, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ था, पानी भी था, नदी भी थी, जानवर थे, पशु पक्षी सब कुछ थे। तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन बहुत अलग अलग प्रकार से भी पेपर में पूछा गया है। यह क्वेश्चन कथन कारण के रूप में भी पूछा गया है, स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा गया है। तो वो सभी प्रकार मैं आपको एक नज़र में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन पूछने का पेपर में तरीका क्या रहता है। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया, आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ की नदियाँ, मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। इस लाइन से पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन मैं आपको फटाक से यहाँ पर कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर पहला ही आ चुका है, जो कि कथन के रूप में पूछा गया। देखो, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, करेक्ट हो जाएगा। क्यों था? क्योंकि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु बकरियां ये दर्शाते हैं। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। उसके बाद स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जाता है, आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म और शुष्क है, ये भी पता चल जाएगा आपको। सहारा की जो रातें होती हैं अत्यंत ठंडी होती हैं, तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री हो जाता है। सहारा के लोग भारी वस्त्र भी पहनते हैं। ये बात सहारा के बारे में आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट आपके हो जाएंगे।
ठीक है ना। अब ये देखो क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियां और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, यह दर्शाता है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मैंने करा दी आपको, अब आगे बात करूंगा। यहाँ पर आप लोग सहारा मरुस्थल का चित्र दे सकते हो। कभी कभी देश के नाम भी आपसे पूछा जाता है, माली, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरिताना, पश्चिमी सहारा। ये 11 देशों से आपका ये सहारा मरुस्थल आपका घिरा है, ठीक है ना। उसके बाद सहारा रेगिस्तान इस प्रकार का है, चित्र आपके सामने, इसको आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगला देखो, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया था? पाल वंश चालुक्यों राष्ट्रकूटों, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, गुर्जर प्रतिहार चालुक्य पाल, गुर्जर प्रतिहार चोल पाल। देखो चालुक्यों ये दक्षिण भारत से रिलेटेड हैं, है ना। चालुक्यों या चोल वंश इन्होंने नहीं लड़ा, ये तीनों आपके कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन आपका गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट बंगाल का, पाल वंश ये वंश थे। ये कन्नौज को अपने नियंत्रण में करना चाहते थे, क्योंकि कन्नौज उस दौरान एक विकसित साम्राज्य था। कन्नौज गंगा घाटी के किनारे एक बसा शहर है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज, ठीक। और कन्नौज से कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? कन्नौज वाले जरा कमेंट करके बताओ, कन्नौज वाले फटाक से कमेंट करके बताओ कि कन्नौज से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है। शायद हों देखने वाले। तो ये किन तीन वंशों के बीच में था जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। और ये भी प्रश्न मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, ये भी प्रश्न अलग अलग तरीकों से पेपर में अब तक पूछा गया। तरीकों की मैं बात कर लेता हूँ ताकि रिवीजन आपका होता चले। यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट को समझो, त्रिपक्षीय संघर्ष। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। अब इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 अलग अलग प्रकार से। जैसे पहला प्रकार आपके सामने है, 2012 में यह आया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल है? राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन 2015 में आया है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला? राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार के बीच में चला। अब तीसरा प्रकार यह है, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था? राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। तो तीनों प्रकार मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है ना। तो तीनों प्रकार के जरिए आपका पता चल गया होगा। क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछ लेता है आप लोगों को परेशान करने के लिए, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मैं कंसेप्ट ही आपको बता दूंगा। कैसा भी पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को फटाक से चुटकियों में कर लोगे। तो नोट्स जिनके पास अभी तक नहीं है तो फटाक से ले लो, तैयारी करो, दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज फटाक से करो। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है, इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, ये क्वेश्चन है। एक तरफ किताबों के नाम, दूसरी तरफ उनके लेखकों का नाम। तो मेघदूत को लिखा है कालिदास जी ने, हर्षचरित को लिखा है बाणभट्ट ने, आर्यभट्टियम को लिखा है आर्यभट्ट ने, सुश्रुत संहिता को लिखा है सुश्रुत ने। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा मिलान, ठीक। और मैं आपको ये भी बता दूं, बाणभट्ट कवि है, किसका दरबारी कवि है? यह कवि है हर्षवर्धन का दरबारी कवि, हर्षवर्धन का दरबारी कवि है। हर्षवर्धन कन्नौज के राजा हुआ करते थे, है ना। पहले थानेश्वर के थे, उसके बाद कन्नौज के शासक ये हो गए। और ये इनके हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट, जिन्होंने इनकी प्रस्तुति लिखी है हर्षचरित, ठीक, हर्षचरित इन्होंने लिखी है। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचना है, सुश्रुत संहिता सुश्रुत, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट। इस प्रकार से मिलान आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है, इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 महिला संपत्ति का अधिकार है। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके संपत्ति पर उस पत्नी का हिस्सा होगा, पत्नी के पुत्र व पुत्रियों का भी हिस्सा होगा, यह कानून कहता है। पहला करेक्ट। पंचायती राज्य व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005 मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका, ठीक है ना। सी गलत है आपका, सी। ए भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। उसके बाद अगला,
सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति कैसी है, बताओ प्रवृत्ति कैसी है या कैसी है, प्रवृत्ति है कैसी, पेडागोजी का है क्वेश्चन। सामाजिक अलगाव और विघटन का अध्ययन, क्या सामाजिक विज्ञान अलगाव अलग करने की बात करता है या विघटन करने की बात करता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो गलत है। वैज्ञानिक रूप से मानव विकास, क्या मानव के विकास का अध्ययन सोशल साइंस करता है कि मानव प्रारंभिक अवस्था से बुढ़ापे तक कैसे जाता है, क्या इसकी बात करता है? इसकी भी बात नहीं करता है। सामाजिक और व्यक्तिगत लाभों, प्रॉफिट की बात करता है? ये भी नहीं करता है। तो ये किसकी बात करता है? ये मानव संबंधों का अध्ययन करता है। ये बात आपकी गलत, ये तीनों बातें कैसी हैं? गलत। करेक्ट कौन सी है? सेकेंड करेक्ट आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अगला देखो, निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ स्थिर, स्थिर, स्थिर है? इग्निस, सेडिमेंटम, मेटामोर्फोस, लैपिस, क्या है इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर? स्थिर। ये दरअसल ये शैलों के नाम हैं, ठीक। इग्निस जिसको आग्नेय बोलते हैं, आग्नेय को लैटिन में इग्निस बोलते हैं। मेटामॉर्फिक होता है कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित, कायांतरित, कायांतरित। और सेडिमेट्री क्या है? ये आपका अवसादी, अवसाद, जो जम जाते हैं, जो स्थिर हो जाते हैं। तो स्थिर जमेंगे कौन? अवसाद जमेंगे। तो सेडिमेंटम यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेट्री, सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम, सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, वही कायांतरित। और ये आपका अवसादी या आपका अवसाद बोल सकते हो या परतदार बोल सकते हो, जो जम जाता, जो स्थिर हो जाता है। इग्नियस का आग, मैग्मा। तो सेडिमेट्री क्या है? सेडिमेंटम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर। तो यहीं से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा स्थिर, तो सेडिमेंटम हो जाएगा। पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कराऊंगा इन्हीं फैक्ट पर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाक से कि अगली वीडियो सर आप लोग फैक्ट पर बता दो। जितने भी एनसीईआरटी में जो फैक्ट होते हैं ना, जो बॉक्स में फैक्ट लिखे होते हैं, वहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कई बार वीडियो भी कराई हैं। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं फैक्ट वाली वीडियो करा दूंगा। आप लोग कमेंट में इतना लिख दो कि सर एनसीईआरटी फैक्ट कराओ, एनसीईआरटी फैक्ट कराओ, तो मैं फटाक से नेक्स्ट वीडियो आपको एनसीईआरटी फैक्ट की करा दूंगा, क्योंकि 2-3 नंबर वहाँ से भी आपके पक्के हो जाएंगे। नोट्स में मैंने सब कुछ दे दिया है, लेकिन अलग से भी मैं आपको करा दूंगा। अगला देखो, वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता फिर बढ़ता, स्थिर रहता केवल बढ़ता है। पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर आपका घटता है। तो एक आपको दाब पता होना चाहिए, वायु दाब। समुद्र तल में जो समुद्र का तल होता है वहाँ पर दाब कैसा होता है? सर्वाधिक होता है, प्लस होता है सर्वाधिक, सर्वाधिक। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो ये दाब घटता जाता है, नीचे गिरता जाता है। लेकिन यहाँ पर तापमान है, तापमान जो है ना आपके क्षोभ मंडल का जो तापमान है, ऊपर जाएंगे क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर, तो वहाँ पर पहले बढ़ता है फिर ऊपर ऊपर आपका घटता जाता है। ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। ठीक, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। शीतोष्ण सदाबहार वन, ये दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वाले होते हैं, है ना। और शंकुधारी से क्या बनता है? लुगदी, कागज और माचिस की तिल्लियां, ये सब कुछ बनाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दृढ़ और मृदु काष्ठ दोनों प्रकार के होते हैं। ये बात गलत है आपकी। ए और बी करेक्ट हो जाएगा, ए बी, फोर्थ विकल्प राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये दृढ़ काष्ठ, मुलायम काष्ठ, ये काष्ठ है आपके। ठीक, तो ये पूरा टॉपिक ही इन पर टिका है ना। तो वो आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। ये गर्म क्षेत्र होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। मौसम कभी भी शुष्क नहीं होता, इसलिए पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश बन के अंदर नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यहाँ पर दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ वाले कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दृढ़ काष्ठ आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष, दृढ़ काष्ठ यहाँ पर लिखा था। दृढ़ काष्ठ शीतोष्ण का सदाबहार में भी पाए जाते हैं, उष्ण में भी पाए जाते हैं। ठीक, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन,
पर्णपाती जहाँ पर लिखा हो तो पत्ते झाड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पत्तियाँ झाड़ देते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ये मानसूनी वन होते हैं। दृढ़ काष्ठ वाले ये भी होते हैं। वृक्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। और यहाँ पर जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर ये भी पाए जाते हैं। उसके बाद शंकुधारी, मैं बात कर रहा था, शंकुधारी वनों के उत्तरी गोलार्ध के 50 से 70 के बीच में पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी बोलते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर होते हैं। वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में, ये कहानी की बात हो गई, यहाँ पर नरम काष्ठ वाले होते हैं, यानी कि मृदु होते हैं, बिल्कुल नरम होते हैं। और नरम होते हैं तो इनका उपयोग हम लोग लुगदी बनाने में करते हैं, अखबारी कागज़ बनाने में भी करते हैं, माचिस में भी करते हैं, पैकिंग के लिए भी करते हैं, बक्से बनाने के लिए। चीड़, देवदार आदि इन मुख्य पेड़ हैं। ये रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। और इनसे तमाम क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, वो मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा कराना है। अगर उसी में उलझ जाऊं तो 20-25 मिनट वही वहाँ पर भी लग जाएगा। इसलिए औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में लाया गया था? किस देश में लाया गया था? त्रिनिदाद, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, चाइना। त्रिनिदाद टोबैको, ये कैरिबाई द्वीप समूह, कैरिबाई द्वीप समूह के देश हैं ये आपके। ठीक, त्रिनिदाद टोबैगो, यहाँ से लोगों को यहाँ लाया गया था, भारत के लोगों को, मजदूरों को बागान में काम करने के लिए भारत से किस देश में लाया गया था? त्रिनिदाद में लाया गया था। और इनको गुलाम बना लिया गया था, फिर ये भारत नहीं जा पाए। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में आया करता है। उसके बाद अगला, तवारीख पर दिए गए ABC वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तवारीख के लेखक गांव में रहते थे। उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे। इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। तीनों सही हैं, AB सही है, C सही नहीं है, AC सही है, B सही नहीं है, BC सही है, A सही नहीं है। क्या है जवाब आपके इस क्वेश्चन का, बताओ। देखो, पहली बात, तवारीख के लेखक गांव में नहीं रहते थे, ये शहर में रहते थे, तो A तो गया काम से। BC सही है, A सही नहीं है। करेक्ट आपका फोर्थ विकल्प हो जाएगा। देखो, तवारीख उनको बोलते हैं जो इतिहास लिखते थे। क्या लिखते थे? इतिहास लिखते थे। मुगल काल में, दिल्ली सल्तनत काल में दरबार में रहते थे। सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनका इतिहास लिखते थे, उनकी प्रशंसाएं लिखते थे, उनसे इनाम पाने के लिए। और इन्होंने शासकों को सलाह दी कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। लिंग भेद ये सलाह दी थी। ये भी पेपर में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए हैं। अभी जस्ट मैं आपको करा दूंगा। यहाँ पर देखो, तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में भी कभी शायद रहे, इक्का दुक्का हो सकता है गांव में कभी जीवन में रहे हों, लेकिन शहर में रहे। कहाँ पर? विशेषकर दिल्ली वाले शहर में रहे। ये बातें ध्यान में रखें, तो ध्यान में रखो, पेपर में आएगा। दिल्ली जैसे शहर में रहे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तान के लिए ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, कुछ सहमत होते थे, कुछ सहमत नहीं होते थे, सारे लोग सहमत नहीं होते थे। यहाँ से पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चन को एक नज़र में आपको कराने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तवारीख या तारीख के लेखक, इतिहास तारीख एक वचन है, तवारीख बहुवचन है। सुल्तानों के शासनकाल में फारसी में ये इतिहास लिखा करते थे। और ये तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि सुशिक्षित थे। घटनाओं का वर्णन करते थे, शासक को प्रशासन की सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन पर बल भी देते थे। और ये दिल्ली जैसे नगर में रहा करते थे, गांव में कभी शायद रहा हों, ये भी मैंने आपको बताया। जन्मसिद्ध अधिकार लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, ये मैंने बता दिया। अब इनसे जुड़े क्वेश्चन को एक नज़र में आपको कराता हूँ ढूंढ करके। ठीक, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये देखो, फटाक से देखो, जल्दी से देखो। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। करेक्ट हो जाएगा। उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे? नहीं थे भैया, नहीं थे। कुछ थे, कुछ नहीं थे। अभी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार का कथन और कारण वाला क्वेश्चन पेपर में बन जाता है, अक्सर बन ही जाते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। तो समझ गए आप लोग इस प्रकार से।
अब ये वाला देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में नहीं भाई, फारसी में। तो पहला पॉइंट गलत हुआ ना, आप लोग गलत ठोंक करके आओगे पेपर में, इसलिए ध्यान से पढ़ो हर चीज को, फारसी में, उर्दू में नहीं। तो ए गलत हो गया, ए गलत हो गया। सेकेंड और थर्ड जवाब आपका आ गया। तवारीख के लेखक नगर में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में। वे प्राय अपने सुल्तान से ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनता है, आप लोग गलती करके, गलत करके आ जाते हो। ऐसी गलती कतई भी आपको नहीं, भूल कर भी नहीं करनी है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थर्ड वाला सही है। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत पर बल दिया करते थे। तो यहां पर आपने समझ लिया, ठीक। और मैं देख लेता हूं, एक क्वेश्चन और है। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया, पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। पुरुषों को श्रेष्ठ बताया है तवारीख के लेखकों ने। ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। लगभग मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। एक और देख लो, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो फारसी उनकी प्रशासनिक भाषा थी। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए अपने नोट्स के जरिए। कोई भी जानकारी मैंने आपके लिए छोड़ी नहीं है, लगभग मैंने सभी जानकारी को आपको अवगत करा दिया है। चलिए मैं आगे बात करता हूं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, स्लेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण हैं? प्राथमिक शैल के, आग्नेय शैल के, अवसादी शैल के या कायांतरित शैल के? स्लेट और संगमरमर है ना, ये आपके बदलते हैं, कायांतरित में बदल जाते हैं, ये कायांतरित के आपके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, समझ गए आप लोग। अवसादी शैल के क्या उदाहरण हो जाएंगे? जैसे कोयला कह दिया जाए, ये जीवाश्मी ईंधन है, ये भी अवसादी में आपका आ जाएगा। जो अवसाद होते हैं, जो जम जाते हैं, ठीक, वे अवसादी कहलाते हैं। और आग्नेय शैल, प्राथमिक शैल, ये दोनों एक ही हैं, एक ही चीज हैं, दोनों के अलग अलग नाम हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, जैसे बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, ये आपके आग्नेय शैल के उदाहरण होते हैं। अगला देखो कथन ए, हिंद महासागर का आकार अंग्रेजी अक्षर के एस के आकार का है। कथन बी, हिंद महासागर का आकार प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। दिए गए विकल्पों को सही चुनें और सही बताएं उत्तर। आप लोग दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है दूसरा गलत है। कौन सा सही है कौन सा गलत है जल्दी से आप लोग बताएंगे। यहाँ पर जो हिंद महासागर है ना, ये तो बात गलत है, ये हिंद महासागर की बात नहीं है, ये है अटलांटिक की। अटलांटिक जो अटलांटिक महासागर है वो एस अक्षर के समान है, एस के समान है। किसके समान? एस अक्षर के समान है। और अटलांटिक महासागर की तटरेखा कैसी है? दंतुरित है। दंतुरित है इसकी तटरेखा। दंतुरित होने के कारण प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति बनाती है। और इस क्वेश्चन से ना जाने कितने क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पेपर में अब तक आए हैं, उन क्वेश्चन को भी एक नज़र में आपको करा दूं ताकि हर चीज़ आपकी क्लियर हो सके। सबसे पहले आप लोग समझो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा दंतुरित है। दंतुरित का मतलब दांतेदार है, अभी चित्र दिखाऊंगा। यह अनियमित है, दंतुरित तटरेखा है। और अनियमित होने के कारण, दंतुरित होने के कारण प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर आपका हो जाएगा। और त्रिभुजाकार कौन सा है? हिंद महासागर कैसा है? यह आपके त्रिभुजाकार का है। ठीक, दंतुरित ये है आपकी दांतेदार इस प्रकार से। ठीक, दंतुरित। अब अटलांटिक से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 2012 में इस प्रकार से आया अटलांटिक महासागर के विषय में। अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, करेक्ट। इसकी तटरेखा सरल निर्बाध नहीं है, बल्कि कैसी है? मैंने क्या बताया आपको? दंतुरित है, अनियमित है। दंतुरित है और अनियमित है। ठीक, तो सी बी गलत, बी इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ए सी आपका जवाब यहाँ पर आ जाएगा। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त है। ठीक, उसके बाद ये देखो 2013 में आया अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है। क्यों है? क्योंकि इसकी तटरेखा दंतुरित है। दंतुरित है, अनियमित है, इसलिए है। ठीक, उसके बाद एक और आया 2021 में आया क्वेश्चन अटलांटिक महासागर के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा नहीं, ये दूसरा सेकंड नंबर का आता है। वृत्ताकार भी नहीं है, दंतुरित और अनियमित है। दंतुरित और अनियमित है, मैंने आपको बता ही दिया, तो करेक्ट हो जाएगा।
और मेरियाना गर्त कहाँ पर है? मेरियाना गर्त आपके प्रशांत महासागर में है। किसमें है? पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत में है। राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। और जितने भी लोगों के पास नोट्स हैं और इन सभी चैप्टर को पढ़ो आप लोग अच्छे से। जब मैं आपको बता सकता हूं तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते हो? पढ़ने में बिल्कुल भी कमी मत करना, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि यार मैं इस लाइन को पढ़ लिया होता तो पेपर में 1 नंबर पक्का हो जाता। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। पढ़ लो, अभी आपके पास टाइम है, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, वही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सेकेंडरी स्रोतों के उदाहरण में शामिल है। तो पेपर में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन स्रोत से भी पूछेगा, क्योंकि सिलेबस का एक टॉपिक है आपके स्रोत नाम से, पेडागोजी का है। तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के बारे में मैंने कई वीडियो में आपको पहले भी बताया है। सेकेंडरी स्रोत क्या होते हैं? इनका मतलब होता है आंकड़ा। कोई भी आंकड़ा है या हमने किसी चीज़ का संग्रह कर लिया है पहले से उपलब्ध चीज़ों का, या कोई किताब है, बुक है, न्यूज़पेपर है, तो ये क्या है? ये आपके सेकेंडरी स्रोत आते हैं। जो पहले से उपलब्ध है उस पर व्याख्याएं, विवरण, संश्लेषण, एकत्र करना आंकड़ों को, ये सब द्वितीयक में आते हैं। सेकेंडरी स्रोत के उदाहरण पत्र, डायरी, फोटो, कलाकृतियां, साक्षात्कार। ये साक्षात्कार ये प्राथमिक स्रोत है। इंटरव्यू प्रत्यक्ष लिया जाता है, प्रत्यक्ष चीज़ें आपकी प्राथमिक में आती हैं। तो यहाँ पर साक्षात्कार दे दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्राथमिक में आ जाएगा। आपसे सेकेंडरी पूछा है। मौखिक इतिहास, मुख से बोला गया इतिहास प्राथमिक होगा। समाचार पत्र या जनरल लेख, संस्मरण या आत्मकथाएं भी ये प्राथमिक की बात है। जीवन की घटनाओं की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग तत्काल है, ये भी प्राथमिक में आ जाएगी। पाठ्य पुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी, शोध प्रबंधन आदि। पाठ्य पुस्तकें कोई भी किताब है, वे आपकी इधर उधर का डाटा एकत्र करके किताबें बनाई जाती हैं, तो ये आपकी द्वितीयक में आ जाएंगी। द्वितीयक कौन सा हो जाएगा? आपका ये वाला हो जाएगा। ये आपकी प्राथमिक स्रोत है, ये भी आपकी प्राथमिक है। समझ गए आप लोग? ठीक। अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे? उत्तर ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, दक्षिण ध्रुव वृत्त। क्या होगा यहाँ पर झमेला? बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? मैं बता करके थक गया हूँ हकीकत में, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द हैं रिपीटेड। उत्तर ध्रुव वृत्त, कहीं फिर यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। क्या ही मैं बताऊँ आप लोगों को? डायरेक्ट उत्तर चुनो। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर देखो, चित्र बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। ये है उत्तर ध्रुव, ये है दक्षिण ध्रुव। अब उत्तर से जाना है दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले क्या मिलेगा? तो सबसे पहले उत्तर ध्रुव ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद उत्तर ध्रुव वृत्त या कर्क रेखा, फिर विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये मिलेगा आपको। समझ गए ना आप लोग? समझ गए। अब उत्तर ध्रुव, ये उत्तर ऊपर है, नीचे ये है। इसके बाद ये उत्तर ध्रुव वृत्त मिलेगा आपको, फिर कर्क मिलेगा, फिर विषुवत मिलेगा, फिर मकर मिलेगा, फिर दक्षिण ध्रुव वृत्त मिलेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? उत्तर ध्रुव वृत्त आएगा। यहाँ पर पहले है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। फिर उसके बाद आपकी कर्क आएगी, मकर यहाँ पर लिख दिया इसलिए गलत है। तो पहला विकल्प इस क्वेश्चन का आंख मूंद कर करेक्ट करो, फटाक से करो। ठीक, समझे? और समझा दूं एक पॉइंट आप लोगों को। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री होता है उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री का। ठीक, चलो आगे बात कर लेता हूं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मौलाना आजाद, गोपालाचारी, पटेल, अब्दुल गफ्फार खान। पहला उप प्रधानमंत्री थे लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलाना आजाद ये थे शिक्षा मंत्री। कौन थे? शिक्षा मंत्री थे ये वाले। ठीक, ये गवर्नर जनरल भारत के, स्वतंत्र भारत के भारतीय थे। खान अब्दुल गफ्फार, ये सीमांत गांधी के नाम से इनको जानते। किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं? तो जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। सरदार पटेल इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वक्तव्य भी 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप में भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। यहाँ पर करेक्ट आपके हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे।
क्योंकि इसके पीछे का इतिहास समझो। हिंदुस्तान शब्द है ये बड़ा ही एकदम तहस नहस मचाए हुए है, इसको समझ लो। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र, इसको जूम करूँ ना, इस प्रकार से समझो। देखो 13वीं सदी में एक फारसी इतिहासकार हुआ मिनहाज ए सिराज, इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर लिया था। उसका आशय हिंदुस्तान से था कि पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र से। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उन इलाकों के इस्तेमाल के लिए किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं हुआ। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों का समावेश कभी भी नहीं हुआ। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बन सकता है पेपर में। और इसके विपरीत क्या हुआ? इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर आ गया। बाबर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए करता है। बाबर किस लिए करता है? उपमहाद्वीप के पशु पक्षी, लोगों की संस्कृति के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करता है। उसके बाद 14वीं सदी में एक कवि आ गया अमीर खुसरो, उसने हिंद शब्द का अर्थ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जिसे हम आज जोड़ते हैं। आज हम पूरे हिंदुस्तान को जोड़ते, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की तरफ, लेकिन उस दौरान नहीं जोड़ते थे ये लोग। कोई आपका बाबर आ गया, इसने पशु पक्षी और संस्कृति को ही हिंदुस्तान समझ लिया। मिनहाज ए सिराज आ गया, उसने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना वाले क्षेत्र को ही हिंदुस्तान समझ लिया, लेकिन दक्षिण भारत का कभी भी समावेश नहीं हो पाया। ये पॉइंट था आपका इम्पोर्टेंट। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का वाक्यांश किसने दिया? विविधता में एकता का वाक्यांश किसने दिया? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने कई बार आपको बताया है इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। विविधता में एकता का मुहावरा किस व्यक्ति ने दिया? फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताएंगे।